एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया एक खतरनाक वायरस की वजह से टूटने लगी थी। देशों के बीच लड़ाइयां शुरू हो चुकी थीं। हर कोई बस रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता था। उस अफरा तफरी में एक जगह बची थी जहां संक्रमण पहुंच ही नहीं पाया, नॉर्वे। नॉर्वे इसलिए खास नहीं था कि वहां वायरस नहीं पहुंचा, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज अब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बन सकते थे। तभी वहां के प्राइम मिनिस्टर डेकन ने एक बड़ा फैसला लिया। पूरे देश के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं। अंदर सिर्फ वही लोग रह सकते थे जो पहले से नागरिक थे या जिनके पास ऐसी खास स्किल्स थीं जो एंटीटोट बनाने या खाने की समस्या हल करने में काम आ सकें। समय के साथ सरकार ने एक एडवांस एआई सिस्टम भी तैयार कर लिया था। वो सिस्टम रोज संक्रमित इलाकों का डेटा एनालाइज करता और सरकार को सुझाव देता कि फूड क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा था, कम से कम ऊपर से। इसी सिस्टम के बीच काम करती थी लीजा, पेशे से बायोलॉजिस्ट लेकिन असल में फसलों की एक्सपर्ट। उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा गया था क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जरूरत थी खाना। नॉर्वे के अंदर बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाए गए थे जहां सब्जियां और अनाज उगाए जा रहे थे, और मीट के लिए उन्होंने समुद्र के एक हिस्से को घेर कर विशाल जाल लगा दिए थे। वहां फिश फार्मिंग चल रही थी। सप्लाई का लगभग 60% हिस्सा वहीं से आता था। एक दिन लीजा अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी। वो समझा रही थी कि अगर ग्रीन हाउस की संख्या बढ़ा दी जाए तो लोग मीट पर कम निर्भर रहेंगे, प्लांट बेस्ड फूड से स्टेबिलिटी आएगी। उसके सीनियर को यह आइडिया पसंद आया और उसी वक्त प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। लीजा खुश थी। वो अपनी टीम के साथ मैप पर नई लोकेशन मार्क कर रही थी जहां अगला ग्रीन हाउस खड़ा हो सकता था। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलार्म फ्लैश करने लगा। नॉर्वे के फिशिंग फार्म से इमरजेंसी सिग्नल आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो पूरे देश की फूड सप्लाई हिल सकती थी। लीजा ने तुरंत सिस्टम एक्सेस किया और एक्टिविटी लॉग चेक करने लगी। डेटा साफ बता रहा था कि पिछले 3 दिनों से न कोई फिशिंग कंटेनर सप्लाई हुआ था और ना ही वहां से कोई रिपोर्ट भेजी गई थी। 3 दिन। ये चुप्पी खतरनाक लग रही थी। लीजा ने तुरंत वहां के मैनेजर जेम्स को कॉल मिलाया। कॉल कनेक्ट हुआ और अगले ही पल काट दिया गया। उसने दोबारा कोशिश की लेकिन वही नतीजा। अब इंतजार करने का समय नहीं था। उसने एक ड्रोन एक्टिवेट किया और उसे फिश फार्म्स की तरफ भेज दिया। स्क्रीन पर लाइव फीड आने लगी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पानी शांत था, स्ट्रक्चर सही सलामत। ड्रोन के जरिए लीजा ने जेम्स से बात करने की कोशिश की। वो पूछ रही थी कि सिस्टम्स ऑफलाइन क्यों हैं और रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई, लेकिन जेम्स उल्टा नाराज हो गया। उसने याद दिलाया कि सिक्योरिटी कारणों से ज्यादातर ड्रोन पब्लिक और आर्मी को सौंप दिए गए थे ताकि बॉर्डर पर निगरानी रखी जा सके। फिर भी लीजा सवाल पूछती रही। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा शक जरूर था। ऊपर से सब ठीक दिख रहा था, मगर अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। ड्रोन की फीड पर जेम्स कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिग्नल कट गया। लीजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऑफिस का दरवाजा खुला और एक पुलिस ऑफिसर अंदर आ गया। लीजा तुरंत उसके पास पहुंची। उसने जल्दी जल्दी समझाया कि फिश फार्म से 3 दिन से कोई रिपोर्ट नहीं आई। ड्रोन भी अचानक बंद हो गया। हो सकता है मैनेजर किसी मुसीबत में हो, वहां तुरंत जांच होनी चाहिए। ऑफिसर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका जवाब सीधा था। ऐसी कार्रवाई की परमिशन सिर्फ सिक्योरिटी मिनिस्टर, कंपनी के हेड या फिर प्राइम मिनिस्टर दे सकते थे। लीजा एग्रीकल्चर टीम से जुड़ी थी, सिक्योरिटी की हेड नहीं, इसलिए वो आधिकारिक तौर पर ऐसा आदेश नहीं दे सकती थी। लीजा नाराज हो रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन ऑफिसर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कमरे में फिर सन्नाटा लौट आया। थोड़ी देर बाद लीजा ने एक बार फिर जेम्स को कॉल मिलाया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। उसकी आवाज सामान्य लग रही थी। उसने कहा कि हवाओं का रुख बदल गया था। समुद्र की लहरें दूसरी दिशा में जा रही थीं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मछलियां पकड़ना मुश्किल हो गया था। बात सुनने में ठीक लग रही थी, लेकिन सच कुछ और था। जाल पहले से ही मछलियों से भरे हुए थे। असली दिक्कत यह थी कि जेम्स ने रियल टाइम मॉनिटरिंग मशीनें बंद कर रखी थीं। जब लीजा ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने नया स्पष्टीकरण दिया। वो लोग मछलियों को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन ट्रायल कर रहे थे, इसलिए मॉनिटरिंग अस्थायी रूप से बंद रखी गई। लीजा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं थी, फिर भी उसने उसे आखिरी चेतावनी दी। अगर अगली सुबह 6 बजे तक मॉनिटरिंग सिस्टम दोबारा चालू नहीं हुआ तो वो अपने सीनियर्स से बात करके वहां टीम भेजेगी। कॉल कटते ही जेम्स के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। भले ही फोन पर उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उधर नॉर्वे की ऊंची दीवारों के बाहर एक और कहानी चल रही थी। बॉर्डर पर भीड़ जमा थी। लोग किसी भी तरह अंदर आना चाहते थे। आर्मी सिर्फ उन्हीं को एंट्री दे रही थी जिनकी स्किल्स काम की हों, मेडिकल एक्सपर्ट्स या बायोलॉजिस्ट। उसी भीड़ में चार्ली भी खड़ा था। वो एक जाना माना बायोलॉजिस्ट था। उसके साथ उसकी पत्नी माया और छोटी बेटी थी। डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, प्रोफाइल स्कैन हुई और आखिरकार चार्ली को परिवार के साथ अंदर आने की अनुमति मिल गई। लेकिन शहर में एंट्री से पहले मेडिकल टेस्ट जरूरी था। रिपोर्ट्स आई तो तस्वीर बदल गई। चार्ली और उसकी बेटी क्लियर थे, लेकिन माया के ब्लड सैंपल में वायरस का शुरुआती स्टेज मिला। नियम साफ थे, संक्रमित व्यक्ति को अंदर नहीं लिया जा सकता। कुछ पल के लिए तीनों चुप खड़े रहे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
तभी आर्मी के 2 जवान आगे बढ़े और माया को बॉर्डर से बाहर ले जाने लगे। चार्ली ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। वो अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो खुद भी बाहर आ गया। अब वो दीवार के उस पार खड़ा था जहां अनिश्चितता थी और खतरा भी। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी बेटी अंदर जाने के लिए क्लियर थी, बाहर रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं था, और माया अंदर नहीं जा सकती थी। तीनों धीरे धीरे वहां से हट रहे थे। तभी एक अजनबी उनके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे प्रति व्यक्ति 300 क्रिप्टो कॉइन्स दोगे तो मैं तुम्हें चुपचाप बॉर्डर पार करा सकता हूं। चार्ली कुछ पल उसे देखता रहा। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। तभी उसके दिमाग में एक योजना बनी। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेकर सामान्य प्रक्रिया से अंदर जाएगा और आगे की चाल बाद में चलेगा। दीवार के उस पार सुरक्षित दुनिया थी, इस पार अनिश्चित इंतजार। प्लान तय हो चुका था। चार्ली अपनी बेटी के साथ आधिकारिक रास्ते से अंदर जाएगा और माया स्मगलर के जरिए। रात होते ही दोनों एक सुनसान तट पर पहुंचे। हवा ठंडी थी, समुद्र शांत दिख रहा था। स्मगलर पहले से इंतजार कर रहा था। चार्ली ने बिना समय गंवाए तय की हुई रकम उसे दे दी। पैसे लेते ही उसने माया को एक छोटा सा फोन थमा दिया। अब जब तक वो अंदर नहीं पहुंचती, सारी बातचीत उसी फोन से होनी थी। कुछ देर बाद स्मगलर ने माया को एक गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। दूसरी तरफ चार्ली अपनी बेटी के साथ ऑफिशियल बस में बैठ चुका था। चेकिंग के बाद बस दीवारों के अंदर चली गई। उधर अगली सुबह लीजा अपने सिस्टम के सामने बैठी इंतजार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि 6 बजे तक मॉनिटरिंग दोबारा चालू हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन अब भी खाली थी। इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वो सीधे स्पीड बोट लेकर फिश फार्म की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचते ही मैनेजर उसे देखकर घबरा गया। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की। बहाना यही था कि अंदर वैक्सीन पर काम चल रहा था, माहौल सुरक्षित नहीं और लीजा बीमार पड़ सकती है। लेकिन लीजा पीछे हटने वाली नहीं थी। वो अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गई। सारे वर्कर्स परेशान घूम रहे थे। टैंकों में जो मछलियां थीं, उनकी हालत सामान्य नहीं लग रही थी। आंखें और मुंह लाल पड़ चुके थे। गिल्स के पास काले धब्बे साफ दिख रहे थे। मैनेजर ने आखिर सच बताया। पिछले 1 हफ्ते से ये बैच बीमार था। बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने मॉनिटरिंग सिस्टम बंद रखा। वो खुद वैक्सीन बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हिसाब से इसमें अभी कई दिन, शायद हफ्ते लग सकते थे। लीजा के पास इतना समय नहीं था। वो कुछ सैंपल लेकर अपनी लैब लौट आई और तुरंत जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट्स आते ही तस्वीर और गंभीर हो गई। मछलियां एक खतरनाक वायरस से संक्रमित थीं। अगर कोई इंसान ऐसी मछली खा ले तो वही वायरस उसे भी पकड़ लेगा। शुरुआत सिरदर्द, खांसी और उल्टी से होती, और अगर 2 दिन में सही इलाज न मिले तो जान भी जा सकती थी। ऑफिस में माहौल भारी हो गया, और बात यहीं खत्म नहीं थी। यह वायरस पानी के जरिए भी फैल रहा था। मतलब एक फार्म से जुड़े बाकी नेट्स भी संक्रमित हो चुके थे। वहां से अब एक भी मछली सुरक्षित नहीं मानी जा सकती थी। मामला सीधा ऊपर पहुंचा। लीजा ने सारी जानकारी तुरंत प्राइम मिनिस्टर तक भेज दी। आदेश आया और कुछ ही घंटों में सभी फिश फार्म बंद कर दिए गए। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत वैक्सीन पर काम तेज करने को कहा गया। संक्रमित मछलियों को पानी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन गड़बड़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक मरी हुई मछली किसी तरह किनारे तक पहुंच गई। वहां एक चूहा उसे कुतरकर शहर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ मैनेजर को बीमारी का अंदाजा 3 दिन बाद हुआ था। उन 3 दिनों की सप्लाई पहले ही मार्केट में पहुंच चुकी थी। एक रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की ने वही मछली खाई और कुछ ही देर में उसे तेज उल्टियां शुरू हो गईं। दोस्त घबरा गए। एम्बुलेंस बुली और उसे अस्पताल ले जाया गया। शहर के अंदर हालात बदलने लगे थे। लीजा के ऑफिस में अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। आगे क्या? शहर की लगभग 60% फूड सप्लाई फिश फार्मिंग से आती थी। फार्म बंद हो चुके थे। अब इतने लोगों का पेट भरना आसान नहीं रहने वाला था। ऑफिस में माहौल भारी था। तब लीजा ने एक सुझाव रखा। उसने कहा, अगर अब तक स्टोर की गई फ्रोजन फिश को कंट्रोल तरीके से मार्केट में उतार दिया जाए तो मौजूदा स्टॉक लगभग 5 महीने चल सकता है। इस बीच वैक्सीन पर काम तेज किया जा सकता है। प्लान व्यावहारिक लग रहा था, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। उसका हेड तुरंत नाराज हो गया। फ्रोजन स्टॉक रिलीज करने की अनुमति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर दे सकते थे। अगर रिपोर्ट्स उन्हें संतोषजनक न लगीं तो पूरा प्रस्ताव खारिज हो सकता था। लीजा चुप हो गई, लेकिन उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। उधर रात तक चार्ली आधिकारिक रूप से नॉर्वे के अंदर आ चुका था। सुरक्षित शहर में खड़ा होकर भी उसका ध्यान सिर्फ माया पर था। स्मगलर के हिसाब से उसे पहुंचने में 2 दिन लगने थे। चार्ली की प्रोफाइल मजबूत थी। मशहूर बायोलॉजिस्ट होने का फायदा मिला और अगले ही दिन उसे लीजा के ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट में काम मिल गया। दिन भर काम के बाद वो समुद्र के उसी किनारे पहुंचा जहां माया को लाया जाना था। वो इंतजार करता रहा, लेकिन कोई बोट नजर नहीं आई। दूसरी तरफ स्मगलर एक छोटी मोटर बोट लेकर बॉर्डर के पास पहुंच चुका था। सीमा से कुछ दूरी पहले उसने इंजन बंद कर दिया। हर यात्री को एक एक चप्पू पकड़ा दिया गया। वहां समुद्र के नीचे सी माइंस बिछी थीं। मोटर की आवाज भी डिटेक्ट हो सकती थी। अगर बोट किसी माइन से टकरा जाती तो सब खत्म। लोग धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए आगे बढ़े। किसी तरह खतरे वाला हिस्सा पार हुआ। जैसे ही कैप्टन ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया, पास लगे एक कैमरे ने उनकी तस्वीर कैप्चर कर ली। कुछ ही सेकंड में पुलिस का ड्रोन ऊपर मंडराने लगा।
लाउडस्पीकर से रुकने की चेतावनी दी जा रही थी। बोट में बैठे लोग घबरा गए, लेकिन स्मगलर ने रफ्तार कम नहीं की। ड्रोन से फायरिंग शुरू हो गई। बचने की कोशिश में बोट नियंत्रण खो बैठी और पास की चट्टानों से टकरा गई। अफरा तफरी मच गई। बाद में सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। हॉस्पिटल में टेस्ट हुए और नतीजे चौंकाने वाले थे। बोट में मौजूद हर व्यक्ति एक ही खतरनाक वायरस से संक्रमित निकला। उसी दिन अस्पताल में ऐसे मामलों की संख्या 100 पार कर गई और जांच में साफ हुआ कि यही वही वायरस था जो मछलियों में मिला था। अब खबर आम लोगों तक भी पहुंचने लगी थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से बाहर कम निकलने की अपील की। प्राइम मिनिस्टर डेकन ने तुरंत लेवल 1 इमरजेंसी घोषित कर दी। आदेश साफ था, कोई भी फिश नहीं खाएगा। घरों में रखी मछलियां भी फेंक दी जाएं। लेकिन लीजा को अभी पूरी तस्वीर का अंदाजा नहीं था। वो अपने असिस्टेंट के साथ समुद्र से पानी के सैंपल ले रही थी। उसे समझना था कि वायरस आया कहां से। शुरुआत में शक था कि शायद बाहर से कोई संक्रमित मछली घुस आई हो या फिर वायरस पानी में ही पनपा हो। लैब में सैंपल टेस्ट हुए तो एक और परत खुली। वायरस न तो पानी में पैदा हुआ था और न ही किसी बाहर की मछली से आया था। मतलब वजह कुछ और थी, लेकिन क्या, यह अब तक साफ नहीं था। तभी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली। प्राइम मिनिस्टर की घोषणा, शहर में बढ़ते मामलों की पुष्टि। लीजा ने खबर देखी और सब समझ गई। जिस वायरस को वो फार्म तक सीमित मान रही थी, वो पहले ही शहर में फैल चुका था। उधर कोस्टल गार्ड्स को समुद्र में 2 लाशें मिली। जांच में पता चला वो कुछ स्मगलर्स थे। शुरुआती रिपोर्ट में उनके शरीर में वही वायरस मिला जो मछलियों में था। हालांकि विशेषज्ञों की विस्तृत जांच अब भी बाकी थी। केस बढ़ते जा रहे थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वायरस हर घंटे बदल रहा था। उसका पैटर्न स्थिर नहीं था। स्थिति बिगड़ती देख डेकन ने लेवल 2 इमरजेंसी भी घोषित कर दी। अब जिस इलाके में ज्यादा केस मिलते वहां पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाता। अंदर कोई आता नहीं, बाहर कोई जाता नहीं। यह सब देखकर लीजा का मन सुन्न पड़ गया। सालों की पढ़ाई, रिसर्च, अनुभव, लेकिन ऐसा वायरस उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतनी तेजी से बदलता हुआ और पहले ही दिन इतने केस। अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था, सवाल समय का था। स्थिति हाथ से निकलती दिख रही थी, इसलिए लीजा ने तय किया कि उसे फिर से फिश फार्म जाकर मैनेजर से बात करनी होगी। वह वहां पहुंची तो बाहर अजीब सा नजारा था। कुछ वर्कर्स सड़ी हुई मछलियां बड़े बड़े डिब्बों में फेंक रहे थे। बदबू हवा में घुली थी। लीजा को यह थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन वो सीधे अंदर बढ़ी। तभी दरवाजे से कुछ डॉक्टर बाहर आते दिखे। उनके साथ स्ट्रेचर पर मैनेजर था, पूरा सील पैक। वो खुद वायरस की चपेट में आ चुका था और हालत बाकी लोगों से भी खराब लग रही थी। वर्कर्स अफरा तफरी में व्यस्त थे। इसी बीच लीजा ने मौका देखा और कुछ दिन पहले तक की सीसीटीवी फुटेज कॉपी कर ली। बिना किसी को बताए वो ऑफिस लौट आई, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और झटका मिला। ग्रीन हाउस में उगाए जा रहे टमाटरों में भी संक्रमण के लक्षण दिख रहे थे। कई पौधे खराब हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वायरस वहां तक कैसे पहुंचा। सबसे पहले यह बदलाव चार्ली ने नोटिस किया था। पौधों को देखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि मामला सामान्य नहीं। जब लीजा ने उससे बात की तो उसने साफ कहा, मुझे लगता है कोई संक्रमित जानवर यहां तक वायरस लेकर आया। हमें पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करना होगा और उस जानवर को भी ढूंढना पड़ेगा। उसने यह भी जोड़ा कि हाल ही में तोड़े गए सभी टमाटरों की दोबारा जांच होनी चाहिए। अगर उनमें भी संक्रमण निकला तो पूरी फसल जलानी पड़ेगी। ये सुनकर लीजा को एक बात साफ समझ आई। चार्ली अलग तरह का इंसान था। इस हालात में भी जहां लोग फायदा सोचते, वहां वो लोगों की जान बचाने के लिए पूरा ग्रीन हाउस खत्म करने को तैयार था। लीजा टमाटरों के सैंपल टेस्ट कर रही थी और चार्ली दूसरे काम में लगा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसे लगा माया का होगा, शायद वो कोस्ट तक पहुंच गई हो। वो जल्दी से काम छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में वही दलाल मिल गया जिसने उससे 300 क्रिप्टो लिए थे। उसने बताया माया की बोट का एक्सीडेंट हो गया था, सभी को अस्पताल ले जाया गया। यह सुनकर चार्ली के भीतर गुस्सा और डर दोनों उठे, लेकिन दलाल ने भरोसा दिलाया कि वो किसी तरह माया को अस्पताल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगा। बस एक शर्त थी, चार्ली को नॉर्वे में आने वालों के लिए अनिवार्य वैक्सीन लगवानी होगी, वरना अगर अथॉरिटीज को पता चला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। चार्ली हैरान था। उसे ऐसी किसी वैक्सीन के बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही दलाल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उधर अस्पताल में माया और बाकी मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही थी। खांसी, चक्कर और अब शरीर पर काले धब्बे भी उभरने लगे थे। डॉक्टर घबरा गए। पूरा फ्लोर सील कर दिया गया। किसी को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वायरस की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच क्योंकि सबसे पहले लीजा ने ही संक्रमण का पैटर्न पहचाना था, उसे सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास बुलाया गया। डेकन ने साफ कहा, अब वैक्सीन पर पूरा ध्यान लगाओ। लीजा ने जब गहराई से रिसर्च शुरू की तो जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। यह सिर्फ साधारण संक्रमण नहीं था। इसके जीन स्ट्रक्चर में पुराने ब्लैक प्लेग जैसे संकेत थे, वही ऐतिहासिक बीमारी जिसने सदियों पहले यूरोप में करोड़ों जानें ली थीं। और अब यह वायरस म्यूटेट होकर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। संक्रमित होने के बाद 2 दिन के अंदर हालत जानलेवा हो सकती थी। समुद्र में मिली 2 स्मगलर्स की लाशों को लेकर एक थ्योरी बनी। शायद वे पहले संक्रमित हुए, फिर सीमा पार करने की कोशिश में सी माइंस से मारे गए।
उनकी लाशें बहते हुए फिश फार्म के पास पहुंची और वहीं से संक्रमण शुरू हुआ। हालात देखते हुए डेक्कन ने पूरे देश में रेड अलर्ट और कर्फ्यू घोषित कर दिया। सरकारी कर्मचारी भी घरों में रहने को मजबूर थे। साथ ही एक और कठोर फैसला लिया गया, जिनके पास नॉर्वे की नागरिकता नहीं, उन्हें बाहर भेजा जाएगा, चाहे उनकी स्किल्स कितनी भी जरूरी क्यों न हो। डेक्कन ने पहले ही दुनिया भर से भारी मात्रा में फ्रोजन फूड मंगवा लिया था। वह पुरानी आबादी के हिसाब से 1 साल के लिए पर्याप्त था। अब प्राथमिकता साफ थी। पहले अपने लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कैमरों के सामने बयान दिए जा रहे थे। उसी समय अस्पताल में मरीज एक एक कर दम तोड़ रहे थे। खांसी के बीच सांस टूट रही थी। और लीजा, वो अपनी लैब में बैठी स्क्रीन पर डेटा देख रही थी। बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन कुछ कड़ियां अब भी गायब थीं। इसलिए लीजा ने तय किया कि शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां नया संक्रमण दिखा था, ग्रीन हाउस। वह टमाटरों वाले सेक्शन में पहुंची और खुद तलाशी लेने लगी। कुछ देर बाद उसे कोने में वही मरा हुआ चूहा मिला जो समुद्र किनारे संक्रमित मछली खाकर शहर की तरफ आया था। पहली नजर में सब साफ लगा, शायद यही वायरस यहां तक लाया। लेकिन लीजा अंदाजों पर भरोसा नहीं करती। उसने चूहे की बॉडी जांची, पेट खोलकर देखा तो अंदर सिर्फ मछली का सड़ा हुआ मीट था, टमाटर का कोई निशान नहीं। इसका मतलब चूहे ने फसल को छुआ तक नहीं था। तो फिर संक्रमण आया कैसे? यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि तभी उसे एक लिफाफा मिला। भेजने वाले का नाम नहीं, अंदर एक चाबी, एक पासवर्ड और एक एड्रेस लिखा हुआ था। कुछ पल के लिए वो रुकी। ये जाल भी हो सकता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर सुराग की जांच जरूरी थी। वह दी गए पते पर पहुंची। जगह सुनसान थी। अंदर एक छोटा कमरा और वहां एक सूटकेस रखा था। सूटकेस खोलने पर कई हार्ड ड्राइव्स मिली। लीजा सब लेकर वापस लैब आई। एक एक करके ड्राइव्स चलाने लगी। स्क्रीन पर जो वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और साथ ही डर भी। उसे कुछ ऐसा दिखा था जो अब तक की सारी थ्योरी को पलट सकता था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। क्या इन वीडियो में उस वायरस की असली सच्चाई छिपी है? चार्ली को जो इंजेक्शन लगाया गया, उसमें असल में क्या था? और क्या लीजा समय रहते इस तेजी से बदलते वायरस का इलाज ढूंढ पाएगी? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे का सच दूसरे और आखिरी भाग में सामने आएगा।